एक छोटे से गांव में रिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। रिया की माँ का देहांत बीमारी की वजह से हो गया था। माँ के जाने के बाद उसके पिता मोहन ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ कमला दिखने में तो बहुत सरल थी, लेकिन असल में वो रिया से बहुत नफरत करती थी और हर समय उस पर अत्याचार करती थी। इस वजह से रिया अक्सर उदास और अकेली रहती थी। एक दिन मोहन शहर जाने की तैयारी कर रहा था। रिया ने कहा, पिताजी, मेरे लिए कुछ लेकर आइएगा। हाँ बेटी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इतने में कमला वहां आ गई। उसने बीच में टोकते हुए कहा, अरे इसे क्या चाहिए? इसके पास सब कुछ है। आप मेरे लिए शहर से चूड़ियां ले आना। हाँ, चूड़ियां और कपड़े तो मैं ले ही आऊंगा, लेकिन पहले रिया से भी पूछ तो लेने दो। तभी कमला की बेटी नेहा वहां आ गई। वो भी रिया को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। पिताजी, मुझे कपड़े चाहिए। मैंने सुना है शहर में बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। हाँ, मैं सब ले आऊंगा। कमला ने जल्दी से कहा, अब बातें छोड़िए, आपको देर हो रही है, जाइए जल्दी। हाँ पिताजी, माँ बिल्कुल सही कह रही है, आप जाइए। ये सुनकर मोहन वहां से चला गया। रिया बहुत दुखी हो गई क्योंकि माँ और बहन ने उसे अपने पिता से बात ही नहीं करने दी। मोहन के जाते ही कमला ने कहा, अरे नेहा, चल मेरे कमरे में। घर का सारा काम करने के लिए ये रिया है ही। हाँ माँ, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर नेहा अपनी माँ के साथ कमरे में चली गई। रिया चुपचाप घर के कामों में लग गई। काम करते करते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, हे भगवान, मैंने हमेशा आपको माना है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? काश मेरी माँ आज जिंदा होती तो मुझे ये सब सहना ना पड़ता। गांव की गलियों में हर कोई रिया की हालत देखता था। जब मोहन शहर चला गया और घर पर सिर्फ कमला, नेहा और रिया रह गईं, तो आस पड़ोस घर के बाहर बैठकर बातें करतीं। देखो देखो, फिर से उस गरीब बच्ची को काम पर लगा दिया। सुबह से शाम तक काम करती रहती है। हाय राम, ये कमला भी ना, बाहर वालों के सामने तो बड़ी मीठी बातें करेगी, लेकिन असलियत तो हम सब देख ही रहे हैं। हाँ बहन, और वो नेहा बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। एक बार भी नहीं कहती कि माँ, रिया भी हमारी बहन है, इसे मत तंग करो। काश उसकी असली माँ जिंदा होती। इतनी मासूम बच्ची सब कुछ अकेले झेल रही है। जब रिया कुएं से पानी भरने जाती तो रास्ते में गांव की बूढ़ी अम्मा भी उसे देखकर दुख जताती। बिटिया, तेरी मेहनत देखकर मेरा दिल कांप उठता है। भगवान से हर रोज तेरे लिए दुआ करती हूँ। सब्र रख, ऊपर वाला सब देख रहा है। अम्मा, सब्र ही तो कर रही हूँ। बस यही आस है कि एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। आसपास की औरतें अक्सर आपस में चर्चा करती। मोहन भी ना बिल्कुल अंधा हो गया है अपनी बीवी के प्यार में। उसे कभी दिखता ही नहीं कि उसकी असली बेटी पर क्या बीत रही है। सही कह रही हो। अगर वो सच देख ले तो शायद रिया को इन जुल्मों से बचा पाए। हाय रे किस्मत, एक माँ चली गई और दूसरी माँ ने जीवन नर्क बना दिया। एक दिन कमला ने रिया से कड़क लहजे में कहा, सुन लो रिया, हम लोग बाजार जा रहे हैं, तब तक घर का सारा काम खत्म होना चाहिए। हाँ माँ, मैं कर लूंगी। कमला ने आगे धमकी दी। और देख, कोई भी सामान टूटा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिछली बार तूने कांच का कप तोड़ा था। नहीं माँ, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। चल, अब काम पर लग जा। इतना कहकर कमला अपनी बेटी नेहा के साथ बाजार चली गई। घर में अकेली रह गई रिया उदास होकर बैठ गई। तभी अचानक दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। रिया ने दरवाजा खोला तो बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। अरे बाबा, आप कौन? क्या काम है? बिटिया, बहुत भूख लगी है, क्या खाने को कुछ मिलेगा? रिया तुरंत रसोई की तरफ दौड़ी, लेकिन वहां उसने देखा कि जो थोड़ा बहुत खाना था वो कमला और नेहा पहले ही खा गए थे। सिर्फ रिया के हिस्से का थोड़ा सा खाना बचा था।
रिया ने मन ही मन सोचा, अगर मैंने इन्हें नहीं दिया तो ये बेचारे भूखे रह जाएंगे। चलो, मैं अपना हिस्सा ही दे देती हूँ। बेटी, तेरा भला हो। भगवान तुझे हर मुसीबत से बचाए। तू बड़ी नेक दिल है। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ कमला और नेहा बाजार में हंसते गाते घूम रही थीं। माँ, सच कहूँ तो पिताजी को कभी पता ही नहीं कि आप रिया पर कितना जुल्म करती हैं। अरे, वो मेरी सौतेली है और सौतेली बेटियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब पिताजी मेरे लिए नए कपड़े और आपके लिए चूड़ियाँ लाएंगे। हाँ बेटी, वैसे भी घर में रहकर उस मनहूस का चेहरा देखने से अच्छा है कि बाहर घूम लिया जाए। माँ, सच कह रही हूँ, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। आप उसकी शादी करा दीजिए ना। मैं तो कब की कर देती, पर तेरे पिताजी ही बीच में आते हैं। मैं उनसे बात करूंगी, जल्दी ही उसे घर से निकाल दूंगी। समय बीतते बीतते मोहन शहर से लौट आया। उसके हाथों में अपनी दोनों बेटियों के लिए कपड़े और कमला के लिए चूड़ियां थीं। कमला ने मुंह बनाकर कहा, अरे, रिया के लिए लाने की क्या जरूरत थी? उसके पास तो पहले से ही बहुत कपड़े रखे हैं। तो क्या हुआ, मेरे लिए दोनों बेटियां बराबर हैं। जब मैं नेहा के लिए लाया हूँ तो रिया के लिए भी लाना जरूरी था। ये सुनकर रिया के चेहरे पर खुशी चमक उठी। तभी कमला ने ताना मारते हुए कहा, अरे, अब यहीं खड़ी रहोगी या अपने पिताजी के लिए चाय पानी भी लाओगी? बेचारे इतनी दूर से आए हैं। हाँ माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। रिया रसोई में चली गई। इधर कमला ने मोहन से कहा, सुनिए जी, मैं सोच रही हूँ अब रिया की शादी कर दी जाए। वैसे भी नेहा भी अब शादी के लायक हो गई है। मोहन ने गहरी सांस ली और बोला, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और सच कहूं तो मैं शहर भी इसी काम से गया था। मैंने वहां एक अच्छा लड़का देखा है रिया के लिए। ये सुनकर कमला का चेहरा उतर गया। क्या? शहर में लड़का? नहीं नहीं, वहां तो बहुत महंगी शादी करनी पड़ेगी। अरे नहीं कमला, वो तो मेरी जान पहचान का है और वैसे भी वो रिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कमला को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। नहीं जी, अगर रिया की शादी अमीर घर में हो गई तो फिर मेरी बेटी नेहा की शादी किसी अच्छे घर में नहीं हो पाएगी। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? जिसका नसीब है उसे वही मिलता है। मुझे पता है, पर मैं नहीं चाहती कि रिया की शादी अमीर घर में हो। आप जानते ही हैं मैं अपनी बेटी नेहा से कितना प्यार करती हूँ। उसकी खुशियों के आगे किसी को नहीं आने दूंगी। मोहन कुछ कहने ही वाला था कि तभी रिया चाय लेकर आ गई। उसने सबकी बातें सुन ली थीं। कोई बात नहीं पिताजी, आप पहले नेहा की शादी करा दीजिए। ये क्या कह रही हो बेटी? अगर पहले छोटी बहन की शादी हो गई तो समाज क्या कहेगा? आप चिंता मत कीजिए पिताजी, लोग कुछ नहीं कहेंगे। नेहा की शादी पहले हो जाए, मुझे कोई एतराज नहीं। कमला ने तुरंत बात को पकड़ लिया। देखिए, रिया भी यही कह रही है। आप पहले नेहा की शादी पक्की कर दीजिए, तब तक हम रिया का रिश्ता भी कहीं न कहीं देख ही लेंगे। ये सुनकर नेहा खुशी से फूली नहीं समाई। उधर रिया के चेहरे पर हल्की उदासी थी। अच्छा पिताजी, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। मोहन ने रिया की उदासी को गौर से देखा और कमला की तरफ मुड़कर बोला, ये तुमने अच्छा नहीं किया कमला। मैं तो सोचता था तुम रिया को बराबर मानती हो। अरे प्यार मैं उसे करती हूँ, पर मेरी बेटी की खुशियों के आगे किसी को नहीं आने दूंगी। नेहा का सपना है कि उसकी शादी शहर में हो और मैं ये सपना पूरा करूंगी। मोहन ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप उठकर वहां से चला गया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। नेहा की शादी शहर में पक्की हो गई। वहीं रिया के लिए भी लड़का ढूंढा जा रहा था। एक दिन वही बूढ़ा आदमी जो पहले रिया के घर आया था, फिर से कमला के घर आया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। बेटिया, रोटी मिल जाएगी क्या? बहुत भूख लगी है। कमला गुस्से में बाहर आई और बोली, यहाँ खाना नहीं है, चलो भागो यहाँ से। बिटिया, मैं तो 2 दिन से भूखा हूँ। बस एक टुकड़ा रोटी दे दो, भगवान तुम्हें सुखी रखेगा। तेरे जैसे भिखारियों से ही तो दुनिया खराब है। चल भाग यहाँ से। अरे, यहाँ एक लड़की रहती है, वही मुझे रोटी खिलाती है।
आप उसे बुला दीजिए। कौन सी लड़की? कौन तुझे रोटी देती है, बता। अरे यहाँ एक लड़की है, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। वही रोज मेरे जैसे भूखों को खिलाती है। कमला समझ गई कि ये बूढ़ा आदमी रिया की बात कर रहा है। तभी वहां पर वो बूढ़ा आदमी का बेटा आया। उसका बेटा भी फटेहाल कपड़ों में था। अरे बापू, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सब लोग देख रहे हैं। चलिए घर चलिए। बेटा, मैं तो यहाँ रोटी लेने आया था। लड़के को देखकर कमला के दिमाग में एक चालाकी भरा विचार आया। अरे ये क्या, आपका बेटा है? हाँ, ये मेरा ही बेटा है। आपका बेटा तो बड़ा अच्छा है। क्या ये मेरी बेटी से शादी करेगा? ये सुनकर बूढ़ा आदमी और उसका बेटा दोनों हैरान रह गए। पर हम लोग तो बहुत गरीब हैं, मांग कर गुजारा करते हैं। गरीबी से क्या होता है, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। वैसे भी वो मेरी सौतेली बेटी है, उसके लिए मुझे ऊंचे घर की तलाश नहीं है। पर आपकी बेटी बहुत सुंदर है, हम उसके लायक कहाँ हैं? तुम बिल्कुल लायक हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हें। मेहनती लगते हो और मुझे यही चाहिए। अगर आपको मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है। यह सुनकर कमला के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं जब मोहन को इस बारे में पता चला तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। तुम पागल हो गई हो क्या? मेरी बेटी की शादी एक भिखारी से तय कर दी? अजी, किसने कहा वो भिखारी है? वो बहुत अच्छा लड़का है। आजकल ऐसे लड़के मिलते कहाँ हैं? और वैसे भी पैसा तो हाथ की मैल है। मोहन को गुस्सा आ गया। नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी कभी भी उस भिखारी से नहीं होने दूंगा। नहीं, मैंने सोच लिया है। रिया की शादी उसी लड़के से होगी, वरना मैं जहर खा लूंगी। रिया ये सब सुन रही थी। वो आकर बोली, पिताजी, आप माँ से लड़ाई मत कीजिए। माँ जो चाहती हैं वही होने दीजिए। ये तू क्या कह रही है? इसने तेरी शादी भिखारी से तय कर दी है? कोई बात नहीं पिताजी, शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। मोहन ये सुनकर अंदर तक टूट गया, लेकिन कमला की जिद के आगे आखिरकार उसने हार मान ली। समय के साथ उसने अपनी बेटी रिया की शादी उस लड़के करण से कर दी, जो एक भिखारी था। सुरेश ने करण से गंभीर लहजे में कहा, मुझे नहीं पता तुम क्या करते हो, लेकिन मेरी बेटी को बहुत प्यार से रखना। उसे कभी भी परेशानी मत होने देना। मैं आपकी बेटी को कभी भी परेशानी नहीं होने दूंगा। मैं उसे हमेशा प्यार करूंगा और उसकी बहुत सेवा करूंगा। मेरा बेटा एकदम ठीक कह रहा है। आपकी बेटी हमारे घर पर रानी बनकर रहेगी। सुरेश ने रिया की विदाई कर दी। उसका मन भारी था, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि रिया की शादी एक भिखारी से हो। जब रिया अपने ससुराल पहुंची तो वो हैरान रह गई। सामने एक बहुत बड़ा और भव्य घर था। ये घर किसका है? ये तो बहुत बड़ा है। ये हमारा घर है। क्या? पर आप लोग तो... नहीं रिया, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था। हाँ, मैं तुम्हारे घर पर भिखारी बनकर आया था। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी बहू चाहिए थी जो नेक और दिल की साफ हो। अरे, तो मैं सोच रही थी कि मैं भिखारिन की तरह रहूंगी, और आप लोग सच में इतने बड़े सेठ थे। हाँ बेटा, अब तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। वहीं दूसरी तरफ नेहा की शादी शहर में हो गई और वो वहां आराम से रहने लगी। एक दिन मोहन ने कमला से कहा, सुनो, मैं रिया के घर जा रहा हूँ। उसकी याद आ रही है। जरा देख भी आऊं कि कैसी रह रही है। हाँ हाँ, जाइए। उसके लिए फल भी ले जाइए। अब वो गरीब है, पता नहीं कैसे अपना गुजारा कर रहे होंगे। हाँ हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुमने मेरी बेटी की शादी उस भिखारी से न कराई होती तो आज वो भी आराम से रहती। अरे, ये तो उसका नसीब था। वैसे भी उसके नसीब में यही लिखा था। मोहन कुछ नहीं बोला, क्योंकि जानता था कि अगर वो कुछ बोलेगा तो फिर लड़ाई हो जाएगी।
मोहन रिया के घर पहुंचा और सामने का भव्य घर देखकर हैरान रह गया। लगता है मैं किसी गलत घर पर आ गया हूँ। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी रिया बाहर आई। अरे बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? पिताजी, यही तो मेरा ससुराल है। पर ये कैसे हो गया? तेरा पति और ससुर तो भिखारी थे। नहीं पिताजी, ये सब नाटक था। उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए ऐसा किया। तभी रिया का ससुर और करण भी वहां आ गए। हम यहाँ के बड़े सेठ हैं। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। उसकी सौतेली माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसकी शादी अमीर घर में हो, इसलिए हमने ये सब नाटक किया। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बेटी महलों में राज कर रही है। मैं सोच रहा था कि वो बहुत दुखी होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप उसे अपने घर की बहू बनाकर लाए हैं। धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। आपकी बेटी बहुत अच्छी है। हम लोग उसका बहुत ध्यान रखेंगे। पिताजी, अब आप निश्चिंत रहिए। मैं खुश हूँ। हाँ बेटा, अब मुझे भी चैन मिला। देखो, तुम्हारा चेहरा देखकर ही मेरा दिल खुश है। अरे पिताजी, अब आप भी घर में आओ। यहाँ सभी का स्वागत है। नहीं बेटा, अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अगली बार जरूर आऊंगा। लेकिन सच में धन्यवाद करण। आप लोगों ने मेरी बेटी का सबसे बड़ा सपना पूरा किया। वहीं दूसरी तरफ निधि के ससुराल वाले बहुत बेकार थे। वो निधि पर काफी अत्याचार करते थे। एक बार उन्होंने निधि से कहा, कान खोलकर सुन ले, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। अगर पैसे नहीं लाई तो अपने घर चली जा। आप ये क्या कह रहे हैं? आप लोग तो बहुत अमीर हैं। अरे अमीर हैं तो क्या हुआ, ये सब हमारे लिए है। अगर तुझे इस घर में रहना है तो पैसे लेकर आ, तभी तू इस घर में रह सकती है, ठीक है ना? निधि काफी दुखी हुई और अपने मायके चली गई। जब कमला को ये पता चला तो वो दुखी होकर बोली, तेरे ससुराल वाले तो बहुत अमीर हैं, फिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? माँ, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरी किस्मत ही फूट गई। मैंने सोचा था मैं वहाँ रानी बनकर रहूंगी, पर मैं तो वहाँ नौकर रानी बनकर रह रही हूँ। तभी वहां मोहन आ गया। निधि को देखकर वो काफी हैरान हुआ। अरे मेरी बेटी, तू यहाँ पर अचानक क्यों आई? निधि रोते हुए सारी बात बताने लगी। पर ये सब कैसे हो सकता है? मैं उन लोगों से बात करूंगा। हाँ पिताजी, आप बात कीजिए। वैसे आप कहाँ से लौट कर आ रहे हैं? मैं सोनम के घर गया था उनसे मिलने। अच्छा, तो वो वहाँ क्या कर रही थी? अरे क्या करेगी, कहीं से खाना मांग कर लाई होगी। सही कहा ना? ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है कमला। तुम्हें पता नहीं है, वो वहाँ महलों में राज कर रही है। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? उसका पति और सास तो भिखारी थे ना? नहीं नहीं, ये सब नाटक था। वो तो गांव के सबसे बड़े सेठ हैं। कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अनजाने में रिया की जिंदगी संवार दी थी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? लगता है भगवान को भी यही मंजूर था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। निधि अभी भी मायके में ही थी। मोहन परेशान था क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। क्या मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटी घर पर ही बैठी रहे और ससुराल ना जाए? तो मैंने कब मना किया है? पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पास है तो तुम दे दो। अगर मेरे पास होते तो दे देती। सारे पैसे तो निधि की शादी में लग गए। तुमने तो किसी और के लिए गड्ढा खोदा, पर तुम्हारी बेटी ही उस गड्ढे में गिर गई। अजी, अब बार बार वही बातें क्यों कर रहे हैं? आपको तो पता है ना मेरा दिल कितना जल रहा है। माँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप तो बहुत खुश हो रहे हैं ना रिया के लिए? ऐसा कुछ नहीं है निधि। मैंने हमेशा तुम दोनों को बराबर प्यार किया है, पर तेरी माँ और तुझे पता नहीं रिया से क्यों दिक्कत थी। और देख, आज भगवान ने तेरे साथ क्या किया। निधि चुप हो गई। वहीं दूसरी तरफ रिया अपने ससुराल में आराम से रह रही थी। एक दिन उसने अपने ससुर से कहा, पिताजी, मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊं। मुझे मेरे पिताजी की याद आ रही है। क्यों नहीं बेटी, चली जाओ। यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर हैं।
तुम आराम से रह लो। सोनम काफी खुश हुई और अपने मायके चली गई। जब उसने निधि को मायके में देखा तो कहा, अरे निधि, तुम यहाँ? अच्छा हुआ, तुमसे भी मुलाकात हो गई। रिया को देखकर निधि थोड़ी परेशान हुई। निधि वहां से चली गई। पिताजी, क्या हुआ? ये निधि इतनी परेशान क्यों लग रही है? बेटी, ये सब कर्मों का फल है, और वैसे भी जिसके नसीब में जो होता है वही होना होता है। आपने इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताई पिताजी? अरे बेटी, यही सही था, तभी मैं तेरी शादी वहां करना चाह रहा था, पर तेरी माँ ने जबरदस्ती निधि की शादी कर दी। अब देख निधि कितनी दुखी है। तभी कमला आई और मुंह बनाकर बोली, आ गई महारानी। मानना पड़ेगा, तेरी किस्मत तो बड़ी तेज निकली। अरे माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इस सब के लिए धन्यवाद मुझे देना। मैंने तेरे लिए इतना अच्छा खानदान ढूंढा। माँ, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। रिया ने जानकी को बहुत सारी साड़ियां और मिठाइयां दी। कमला बहुत खुश हुई। बस यही सब कुछ लाई है, पैसे नहीं लाई। तुझे पता भी है तेरी बहन कितनी दिक्कत में है। हाँ हाँ, मुझे पता है माँ, पर मुझे नहीं पता था कि निधि के साथ ये सब हो गया। अगर पता होता तो मैं ले आती। चलो कोई बात नहीं, अब अपने ससुराल से पैसे मंगा लो। मोहन को ये सुनकर गुस्सा आ गया। वो कमला की ओर गया और थप्पड़ मारते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई रिया से ऐसी बात करने की? मैंने बहुत सह लिया, पर अब मैं नहीं सहूंगा। तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? हाँ हाँ, मुझे सब पता है, पर आपको दिख नहीं रहा कि आपकी शादीशुदा बेटी घर पर बैठी हुई है? ये अमीर है, क्या अपने ससुराल से पैसे नहीं ला सकती? नहीं, वो पैसे नहीं लाएगी, और तेरे लिए वो क्यों लाए? यहां से चली जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रिया घर के हालात देखकर काफी दुखी हुई और पिताजी से बोली, पिताजी, आप लड़ाई क्यों कर रहे हैं? आप देख नहीं रही हैं माँ कितनी परेशान है? बेटी, तूने हमेशा अपनी माँ की तरफ ली, जबकि ये कितनी मक्कार औरत है। इसने तेरे साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया है। चल, कोई बात नहीं बेटी। जानकी मुंह बनाकर वहां से चली गई। रिया ने अपने पिताजी से कहा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगी ना। अरे तू क्या करेगी बेटा? तूने बहुत कुछ किया है, और मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से तेरे ससुराल वाले तुझे उल्टा सीधा कहें। नहीं नहीं पिताजी, वो बहुत अच्छे हैं, वे लोग ऐसा कभी नहीं कहेंगे। मोहन ये सुनकर काफी खुश हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, बेटी, यही तो मैं सुनना चाहता था। अगली सुबह जब निधि उठी, उसे पता चला कि उसका पति राकेश उसे लेने आ रहा है। माँ, वो मुझे लेने आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो मैं तैयारी कर लेती हूँ। हाँ माँ, मैं जल्दी तैयार हो जाती हूँ। कुछ ही देर बाद राकेश वहाँ आ गया। आओ आओ दामाद जी, आपका स्वागत है। हाँ ठीक है, पर ये यहाँ कितने दिनों से रह रही है? क्या इसे पता नहीं कि ससुराल में काम कौन करेगा? अरे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपने ही तो इसे भेजा था। हाँ हाँ, मैंने इसे पैसे लेने के लिए भेजा था, पर ये अभी तक पैसे लेकर नहीं आई, इसलिए मैं खुद चला आया। क्या तुम लोग अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं कर पाए? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये आपकी पत्नी है। अरे काहे की पत्नी? जब तक पैसे नहीं मिलते तब तक मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, वरना मैं इसे तलाक दे दूंगा। तभी रिया वहां आ गई। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुमने मेरी बहन से शादी की है? हाँ हाँ, मुझे सब पता है। पिताजी ने मुझे हमेशा सिखाया है कि किसी की परेशानियों में हंसना नहीं चाहिए, इसलिए आप इतना ना भड़किए। अरे वाह, मेरी बेटी की बहन तो इतनी समझदार हो गई है। अब आप थोड़ा प्यार से पेश आएं। ठीक है, मैं समझ गया। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, मुझे पैसे दो। रिया ने निधि की तरफ देखा और कहा, देखो निधि, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब डरने की जरूरत नहीं है। हाँ बहन। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, क्या तुझे पैसे चाहिए थे? एक बार में बता दो, ताकि तू बार बार मेरी साली को परेशान ना करे। ये सुनकर वहां सभी हैरान रह गए। अरे ये सब क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो तुम्हारे साथ होना चाहिए। तुम अपनी पत्नी को पैसों के लिए परेशान कर रहे हो। क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये अपराध है? राकेश बुरी तरह घबरा गया।
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो तो मैं। अगर तुम निधि को आराम से नहीं रख सकते तो उसे छोड़ दो। मैं उसकी शादी किसी अच्छे आदमी से कर दूंगा। राकेश डर के मारे चुप हो गया। नहीं जीजा जी, आप मेरे लिए इतना मत कीजिए। मैं इसके लायक नहीं हूँ। अरे, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम मेरी पत्नी की बहन हो, मेरी साली हो। अगर ये आदमी तुम्हें परेशान कर रहा है तो मुझे बता दो, मैं इसे अभी जेल में डलवा दूंगा। नहीं नहीं, मैं निधि को आराम से रखूंगा। आज के बाद कभी भी परेशान नहीं करूंगा। मुझे पुलिस के हवाले मत करो। निधि की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ठीक है, अगर तुमने मेरी बहन को आगे से परेशान किया तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। अब से एक पुलिस वाला हमेशा तुम्हारे घर पर रहेगा। राकेश के होश उड़ गए। रिया ने निधि से कहा, बहन, अब तुम आराम से जाओ। अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, पर आज तुमने मेरी मदद की है। मैं तुम्हारी बहन होने पर गर्व महसूस करती हूँ। कमला भी काफी शर्मिंदा थी। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। कोई बात नहीं माँ, अब तो आप खुश हैं ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। निधि भी खुश हुई और अपने पति राकेश के साथ ससुराल चली गई। अब सब ठीक है। तुम और निधि कभी परेशान नहीं होंगी। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और इस तरह अब सभी लोग अपने अतीत की परेशानियों को पीछे छोड़कर आपस में मिलजुल कर प्यार और विश्वास के साथ सुख शांति और खुशहाली भरा जीवन जीने लगे।